माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पोएम माय गुड राइट हैंड पढ़ रहे हैं। यहाँ इस लाइन में 4 स्टैंजा दिए हुए हैं, 4 लाइन के 4 स्टैंजा दे रखे हैं। टोटल 16 लाइन्स है और ये पोएम चार्ल्स मैके की लिखी। एग्जाम में इस पोएम से हमारे आरबीएससी के एग्जाम में जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग मैंने बोर्ड पे लिखी है। सीक वर्ब कई बार सिंपल पास्ट टेंस के कॉन्सेप्ट में पूछी गई है। सीक शॉर्ट, ठीक है। कंपेनियन वर्ड पहले हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि कंपेनियन का अर्थ होता है साथी, और इसका हमने कलीग वर्ड भी लिखा था, फेलो वर्ड भी लिखा था, ठीक है। तो ये साथी के लिए वर्ड यूज होता है, कलीग, फेलो, कंपेनियन। इसके अलावा एक्वेंटेंस परिचित लोग के लिए। एड जो वर्ड है यहाँ हेल्प के सिमिलर यूज हो रही है, और फीड वर्ब यूज हो रही है भोजन देना के लिए, ठीक है। फीड, फेड, फेड। अब हम इन लाइंस का ट्रांसलेशन करते हैं, इन वर्ड्स को समझते हैं, ठीक है। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. यहाँ राइटर जो बात बताता है वो ये है कि मैं गरीब होने की स्थिति में, या जब मैं गरीबी की स्थिति में था और मैंने शिकायत की कि मैं दुखी हूँ और असंतुष्ट हूँ, मैंने किसी मित्र की तलाश की, मित्र को ढूंढा। I looked for a friend, but I sought him in vain. लेकिन ये मेरी तलाश मेरे लिए व्यर्थ थी, ये मेरी तलाश मेरे लिए व्यर्थ रही। नेक्स्ट लाइन, कंपेनियंस वर shy and acquaintances were cold. क्योंकि मेरे साथी मेरी सहायता करने के इच्छुक नहीं थे और मेरे परिचित लोग भी मेरा दुख समझने को तैयार नहीं थे, अर्थात उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। नेक्स्ट, दे गेव मी गुड काउंसल बट dreaded their gold. उन्होंने मुझे बहुत सारी सलाहें तो दी, किंतु धन या पैसा उधार देने से ये लोग डरते रहे, अर्थात जो हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प जो है इन लोगों ने नहीं की। इन्होंने सलाह तो खूब दी, काउंसल तो करी, एडवाइस तो खूब सारी दी, लेकिन राइटर कहता है दे गेव मी गुड काउंसल बट dreaded their gold. लेकिन अपना धन उधार देने में ये लोग डरते रहे, डरते थे। जो वास्तविक मदद जो होनी चाहिए वो इन्होंने नहीं की, ठीक है। तो जब इस जो ये स्टेंजा हमने पढ़ा है, इसमें से अगर एग्जाम में अपने सवाल पूछा जाता है तो एक तो अपना आरबीएससी का जो पैटर्न है उसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन मेथड वाला सवाल पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल हमारा आता है, तो उसमें हमें सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस में हम लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके, ठीक है। चार्ल्स मैके
राइटर का नाम है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो इन लाइंस में बाद में हमें कॉन्टेक्स्ट लिखना है। बाद में हमें क्या लिखना है? कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जब राइटर कहता है कि दीज लाइंस द, अर्थात हम पोएट में जो चीज़ें पढ़ते हैं उनको या जिक्र करते हैं, तो इन दीज लाइंस द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पुअर कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विथ हिम। राइटर कहता है कि जो अपनी गरीबी का वर्णन करते हुए राइटर कहता है कि जरूरत पड़ने पर अपने स्वार्थी मित्र और रिश्तेदार अपने व्यवहार को अजीब सा बना देते हैं, वो हमारी वास्तविक रूप से मदद नहीं करते। ठीक है, The poet describes his time when he was in deep sorrow due to poverty। गरीबी के कारण जब लेखक बहुत ही गहरे दुख में था उस समय का वर्णन करता है। Being troubled of his poverty, he began to talk to people about it। अपनी गरीबी से परेशान होकर वे लोगों से इस विषय पर बात करने लगे। But his search for a helpful friend turned fruitless। लेकिन जो सच्चे मित्र थे वो उसके लिए अच्छे साबित नहीं हुए। वो सारे फ्रूटलेस अर्थात व्यर्थ की बातें करने लगे और वास्तविक रूप से मदद नहीं की। His so-called friends were unwilling to help him and the persons familiar with him were without emotions। और उसके वो जो सहयोगी मित्र थे उसकी खोज निष्फल हो गई और उसके जो मित्र तथाकथित मित्र थे उनकी सहायता, वे सारे मित्र राइटर की मदद करने को इच्छुक नहीं थे। तो यह वास्तविक रूप से जो राइटर कहता है कि हमारे जो मित्र हैं जरूरत पड़ने पर हजार तरीके से हमें सलाह दे सकते हैं पर वास्तविक मदद नहीं कर पाते हैं, और वास्तविक रूप से मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट लाइन्स, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी, whatever betide, to trust to the world is to build on the sand। I will trust but in heaven and my good right hand। यहाँ राइटर कहता है कि मैंने एक्स क्लेम या वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। मैंने विस्मयपूर्वक कहा कि उन मित्रों को जाने दो, लेट देम गो, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक मित्र है, टू लिफ्ट मी एंड एड मी, ये मित्र मुझे उठा सकता है, ये मित्र मेरी मदद करेगा, वॉट एवर बिटाइड, जो भी हो जाए ये मदद जरूर करेगा, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। दूसरों पर भरोसा करना, संसार के दूसरे लोगों पर भरोसा करना तो एक प्रकार से रेत का महल बनाने जैसा है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। राइटर कहता है मैं तो केवल ईश्वर पर तथा अपने हाथों पर, स्वयं के काम पर, परिश्रम पर ही भरोसा करूँगा, ये चीज़ें ही मेरी वास्तविक रूप से मदद कर सकते हैं, दूसरे लोग मदद नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात और अच्छी कॉन्सेप्ट को यहाँ बताया है कि वास्तव में दूसरे लोग मदद मांगने पर हजार तरीके की सलाह तो दे देंगे पर वास्तविक रूप से
मदद बहुत कम लोग ही करते हैं। तो इसका भी एग्जाम में हमारा एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो फर्स्ट होता है कि हमें रेफरेंस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? रेफरेंस। तो रेफरेंस में हमें जो पोएम की लाइंस को देखते ही दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए कि पोएम की लाइंस के बाद में पोएम का टाइटल क्या है, ठीक है, और टाइटल के साथ साथ राइटर का नाम याद आ जाना चाहिए और राइटर के नाम के बाद हम अकॉर्डिंग द स्टैंजा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यह हमने आज 2 स्टैंजा को हमने ट्रांसलेट किया है, दोनों को हमने समझा है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट 2 स्टैंजा है उनको समझेंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, ठीक है। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे और घर पर समय का सदुपयोग कर पढ़ाई से जुड़े रहे ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।